एक घर में 8 सदस्य थे। ये सभी लोग रात का भोजन करके सो जाते हैं। रात के 2 बजे थे और उसी घर की एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। आवाज सुनकर पड़ोसी आते हैं। पड़ोसियों ने घर के अंदर जो देखा उसे देखकर वह सिहर और सहम गए, क्योंकि घर के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लोगों के कटे हुए शव पड़े थे। इन 7 शवों में एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल था। गांव वालों ने पुलिस वालों को फोन करके घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची तो लड़की ने बताया कि कुछ लोग छत से कूदकर नीचे आए और इन सभी लोगों की हत्या कर दी। क्योंकि मैं छत पर सोई थी इसलिए बच गई। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वह बेहद चौंकाने वाला था। जी हाँ, वह जिंदा बची हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शबनम थी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर वालों की निर्ममता से हत्या की और आखिरकार गलती उससे कहाँ हुई कि उसका पूरा का पूरा राज एक बार में खुल गया। जी हाँ, आज हम आपको अमरोहा के शबनम हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे। यूपी का एक अमरोहा जिला है। उसी जिले में एक छोटा सा गांव बावनखेड़ा है, जहां शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ती तो वह उनके पास आ जाता था और उनकी जरूरत शौकत अली के घर से पूरी भी होती थी। शिक्षक शौकत अली के परिवार में पत्नी हाशमी, बेटा अनीस और राशिद, पुत्रवधू अंजुम, बेटी शबनम व 10 महीने का मासूम पौत्र अर्श थे। शौकत अली ने इकलौती बेटी शबनम को बड़े लाड प्यार से पाला था। इतना ही नहीं, बेहतर तालीम भी दिलवाई थी। एमए पास करने के बाद शबनम शिक्षा मित्र भी हो गई। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की तरह वह लेक्चरर बनना चाहती थी। तभी शबनम को एक लड़के से प्यार हो जाता है। शबनम को बावनखेड़ा गांव के एक 5वीं फेल सलीम नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों परिवार से छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। जब ये बात शबनम के पिता को पता चली तो उन्होंने बेटी से पूछा, लेकिन बेटी का जवाब बेहद चौंकाने वाला था। बेटी ने साफ तौर पर और खुलेआम जवाब दिया और कहा कि वह सलीम से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने शादी के खिलाफ ऐतराज जताया। शादी न हो पाने की एक वजह यह भी थी कि शबनम का परिवार सैफी था, वहीं सलीम का परिवार पठान बिरादरी से था। लिहाजा शबनम के परिवार को यह बेमेल इश्क बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन शबनम सलीम से दूर नहीं जाना चाहती थी। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बन पाई। परिवार भी अपनी जिद पर अड़ गया और शबनम से कहा कि सलीम को वह भूल जाए। दोनों के बीच दिन में कई घंटों तक फोन पर बातचीत भी होने लगी थी। इश्क का नशा शबनम पर ऐसा चढ़ा था कि वह प्रेमी सलीम से मिलने के लिए परिवार वालों को नींद की गोलियां खिलाने लगी। जब नींद की गोली खाकर परिवार वाले बेहोश हो जाते तो शबनम रात को प्रेमी सलीम को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाती और सलीम को रात में ही घर से बाहर निकाल देती। लेकिन ऐसा रोज रोज करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा दोनों ने ऐसा फैसला किया जिसने देश को हिलाकर रख दिया। शबनम ने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है और शबनम अपने परिवार को मानने के लिए तैयार भी हो गई। इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीद कर शबनम को दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह परिवार के सभी सदस्य घर पर ही थे, लेकिन दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। तो शबनम को लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन उसने होशियारी दिखाते हुए दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा कि जहां भी आप लोग पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा कि कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने तभी घात लगाकर सलीम के द्वारा दी गई जहर की पुड़िया को घोलकर उबलती चाय में मिला दिया और सभी को चाय पीने के लिए दे दी। लेकिन खुद शबनम ने उस चाय को नहीं पिया। चाय पीने के बाद सभी अपने अपने कमरे में गए और सो गए।
जहां उनका दम घुटने लगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन शबनम को जहर पर यकीन कम था, यानी उसे लग रहा था कि जहर के असर से क्या पता ये सभी मरे हों या ना मरे हों। इसलिए उसने फोन पर सलीम को पूरी बात बताई। तभी सलीम ने कहा कि मैं कुल्हाड़ी लेकर आ रहा हूँ। सलीम आया तो शबनम ने धीरे से दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लिया। फिर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। फिर एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। सलीम ने शबनम के कहने पर उसने सबसे पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी और शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उसने माँ, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा घर खून से भर चुका था, चारों ओर खून ही खून दिख रहा था और मांस के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर फैले थे। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब मिला तो उसने उसी तालाब में खून से लथपथ कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी रास्ते में ही सलीम के फोन की घंटी बजी। ये फोन खुद शबनम ने सलीम को लगाया था। पहले तो सलीम घबरा गया, लेकिन उसने फोन उठा लिया। फिर शबनम ने कहा, सलीम वापस चले आओ, अभी ये भतीजा जिंदा बचा है। सलीम ने काफी सोचने के बाद जवाब दिया और बोला कि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम उसे मार दो। फिर इसके बाद शबनम ने 10 माह के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद शबनम ने अपने हाथ धुले और रात करीब 2 बजे दहाड़े मारकर तेजी तेजी रोने लगी। आसपास के लोग पहले तो शोक में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद जब अपने घरों से बाहर निकलकर सुना तो समझ में आया कि रोने की आवाज़ तो शौकत साहब के घर से आ रही है। फिर पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया और शबनम दरवाजा खोलते ही पड़ोसियों से लिपट कर रोने लगी। इसके बाद पड़ोसी जब घर के अंदर घुसे तो और अंदर का नजारा देखा, वह पागल पड़ गए, डर गए, सहम गए। घर के अंदर का मंजर देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर शबनम ने बताया कि घर में लुटेरे आए थे और उन्होंने सभी घर वालों को मार दिया। मैं छत में सो रही थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स गांव तक पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फॉरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी था। इतना गुस्सा कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। मायावती ने लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके पहले ही मायावती शबनम को 5 लाख रुपए का चेक देने का ऐलान कर चुकी थी। हादसे की पहली गाज इलाके के थाना इंचार्ज पर गिरी। उनकी जगह मामले की तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को 52 खेड़ी बुलाया गया। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से अभी शबनम को मुआवजा न देने की अपील की। चूंकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब आप मुआवजा दे दीजिएगा। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट में पता चला कि कत्ल से पहले परिवार को नशीली दवा दी गई है। बस यहीं से शबनम के खेल का अंत शुरू हो चुका था। आरपी गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेले शबनम होश में कैसे थी? जब पूरे घर का कत्लेआम हो गया तो वो अकेले शबनम बच कैसे गई? उसे कोई खरोच तक नहीं आई। रिपोर्ट में ये भी पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं किया, मतलब किसी ने कुल्हाड़ी के वार को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर साहब शबनम से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन हालात इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहे थे क्योंकि पूरे घर का कत्ल हो चुका था। ऐसे में इकलौती बच्ची सदस्य से कैसे पूछताछ हो? और तब शबनम की हालत भी ठीक नहीं थी। दबाव चौतरफा था और पुलिस को केस सुलझाना ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने मुखबिरों के जरिए तफ्तीश जारी रखी, ये सोचकर कि शबनम से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। इस दौरान इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को मुखबिर ने खबर दी कि खबर ये कि सलीम को उठा लो तो पूरा का पूरा केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठाया था, उससे पूछताछ भी की थी लेकिन उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था।
इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम से पूछताछ करने का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते से कुछ चोर घर में दाखिल हुए। वो जीने के नीचे पहुंची और उसके बाद नीचे के रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुंची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी और शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को खबर कर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में ला दिया था। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहले ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी। दीवार प्लास्टर की थी, ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का कोई माध्यम भी नहीं था। बदमाश अगर सीढ़ी लेकर आते तो सीढ़ी लेकर जाते क्यों, और दीवार के नीचे या उसके ऊपर कुछ न कुछ तो निशान जरूर बने होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर साहब की नजर में अब शबनम आरोपी बनती जा रही थी। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबनम कातिल थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का मुआवजा देना एक अजीब सी स्थिति पैदा करने वाला था। अब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के पीए से मौके पर ही बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गईं। लेकिन अब इंस्पेक्टर साहब के सामने चुनौती ये भी थी कि वो साबित करें कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि 52 खेड़ी गांव के ही रहने वाले सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल जाया करती थी। पुलिस ने 17 अप्रैल को सलीम को फिर से बुलाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। थोड़ी ही सख्ती में सलीम टूट गया और बता दिया कि सभी हत्याएं उसी ने की हैं। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने पहले हत्या में शामिल होने से वह मना करती रही। तभी सलीम बोला कि मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। अब शबनम रो पड़ी। शबनम, ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग थी। तुम्हें कोई अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किया पछतावा, मुझे सब माफ कर दिया। कैसे कैसे मारा ये बताओ, कैसे कैसे मारा? शबनम, योजना तुम्हारी थी या सलीम की थी, इस बारे में बताओ। दोनों की थी। तो अपना अपराध कैसे बुलाया आपने? हाँ, मैं अपना अपराध को मुझे माफ कर दिया। मैं सब नशा किस चीज में दिया था? चाय में डाल दिया था। इस तरह से यह केस पूरी तरह सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शबनम की कॉल डिटेल पहले ही निकलवा ली थी, जिसमें पता चला कि हत्या के 5 मिनट पहले और हत्या के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की गई थी। तभी एक दिन शबनम की तबीयत खराब हो गई तो जांच में पता चला कि शबनम 2 महीने की गर्भवती है। अब ये पूरा केस पूरी तरह से साफ हो चुका था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज SAA हुसैनी ने कहा कि इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दाव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील शहर नकवी ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया है, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर जेल में बंद है।
अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा भी पैदा हुआ। करीब 6 साल तक वह बेटा जेल में ही रहा, लेकिन उसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उसकी पत्नी ने उसे गोद ले लिया। ये वही सैफी हैं जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए उसे पैसे दे देती थी। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उसकी माँ के गांव लेकर नहीं गए, 52 खेड़ा तो दूर अमरोहा तक नहीं लेकर गए। ये वही उस्मान सैफी हैं जिनका उस्मान सैफी सफर नाम से एक यूट्यूब चैनल है। खैर, आप शबनम और सलीम के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।